हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं और कहते हैं मैंने 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया है। अगर आपने 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया है तो हमारे एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर में क्यों खड़े हुए हैं? जा रहे हैं, आगे का बयान उन्होंने बता दिया था, तो ये हमें लेकर यहाँ से हटा रहे हैं और जंतर मंतर भेज रहे हैं। तो इस प्रकार आपने देखा, ये इस प्रकार पुलिस कस्टडी में लेकर आपको जंतर मंतर छोड़ दिया जाता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। परिहार विजय पथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। सैनिकों के अधिकार, रैलियां और विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन से लेते करते 2014 से आज तक दूसरी बार का लोकसभा चुनाव 2024 सामने है। आचार संहिता लग चुकी है, तो चुनावी मौसम में वैसे भी ऋतु वसंत है। होली की रंग, होली की शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी हमेशा रंगीन रहे, खुशमय रहे और आपके बच्चों का भविष्य, आपका अधिकार सब आपको मिले। उसी की जद्दोजहद और लड़ाई थी, जो किस मुकाम पर पहुंचे उसी की बात करते हैं। जिस प्रकार बसंत के विभिन्न रंग, होली के रंग, इसी प्रकार सैनिकों के भी, संगठनों के, सैनिकों के, उनके विचारों के अलग अलग रंग दिखने लगे हैं। सैनिकों ने अपने अलग अलग मांगे रखी थी, अलग अलग मंच से मांग रखी थी और अब राजनीतिक पार्टियां भी, बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हो या क्षेत्रीय दल हो, वो प्रलोभन देना शुरू कर रहे। चाहे वो 100 करोड़ दे दिए कहो या सैनिकों को अधिकार नहीं मिला उसकी बात करो, तो उस संदर्भ में दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के दो छोटे वीडियोज देखिए और फिर आगे की बात करते हैं। साथियों, यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत, 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। किसान की इज्जत हो रही है, न हमारी सेना की एक्स सर्विसमैन की इज्जत हो रही है। हो क्या रहा है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं और कहते हैं मैंने 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया है। अगर आपने 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया है तो हमारे एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर में क्यों खड़े हुए हैं? ये जो हमारे साथ सब एक्स सर्विसमैन खड़े हुए हैं, ये मीडिया के सामने क्यों खड़े हुए हैं? 509 दिन के लिए वो वहां खड़े हुए हैं। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं किया है। इनकी और भी डिमांड्स हैं। 7th पे कमीशन की डिमांड है, डिसेबिलिटी की डिमांड है। देखिए, और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और यहां जो लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए दी है, सालों दिए हैं। आप इनकी इज्जत कीजिए और जो 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड है उसे सचमुच में पूरा करके दिखाइए। सैनिकों का मुद्दा जो अपने अधिकार को लेकर 2014 से आज तक कहिए, ओआरओपी, एमएसपी, एमएसीपी या ग्रेड संबंधी समस्याएं। एक छोटी सी बात, जब एक देश के 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के लेंथ ऑफ सर्विस
अलग अलग हो तो उसे अलग अलग कर दिया गया था 1960 तक, रघुरामैया कमीशन तक। एक को कहते थे कमेटी, दूसरे को कहते थे कमीशन। कमेटी तीनों फोर्सेज की होती थी, सेनाओं की, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस छोटी है। जब 73 में एक साथ मिला दिया जाए तो एक 58 से 60 साल नौकरी करने वाला और एक 35 से 50 साल नौकरी करने वाला की लेंथ ऑफ सर्विस में वेरिएशन आ रहा है, तो अंतिम वेतन का आधा पेंशन का फॉर्मूला दोनों पर कैसे लागू करें। तो उस संदर्भ में एक विचार आया था कि एक रैंक एक पेंशन, समान रैंक समान पेंशन का। समान रैंक का मतलब ये नहीं होता है कि एक यूनिट में हवलदार जी 15 में बनता है, दूसरे में 20 में बनता है, दोनों की जो पेंशन वेरिएशन है उसे समान करने को ओआरपी कहते हैं। नहीं, ये मुद्दा बदल दिया गया। ये उनके लिए बेनिफिशियल था क्योंकि उस जमाने में 18 साल में कोई मेजर साहब बन रहा होगा, आज 6 साल में बनते हैं, 13 में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम उनके लिए था, आपके लिए नहीं। वैसे भी वो 57 से 60 साल नौकरी करते हैं, वैसे भी वो आरोपी के दायरे में आने नहीं चाहिए थे। समान रैंक का मतलब यूर काउंटर पार्ट ऑफ सिविल एम्प्लॉयर, आपका हवलदार जी का समकक्ष अगर एएसआई काउंटर पार्ट है तो वो कितने मैक्सिमम तक जा रहा है, उस आधार पर जो वेरिएशन आ रही है हर साल में उसे पूरा करने को ओआरपी कहा गया था, जिसकी परिभाषा ही बदल दी गई। और मैक्सिमम मिनिमम के नाम पर आपके साथ डायरेक्ट एंट्री भी शामिल नहीं किए गए। जैसे एजुकेशन हवलदार जी, लाइन पंडित जी डायरेक्टर आते हैं, मैक्सिमम इंक्रीजमेंट तक जाते हैं। या स्पोर्ट्स मैन नेशनल खेलता है कोई तो उनको जल्दी बन जाते हैं या डायरेक्टर बन जाते हैं। तो इस प्रकार के भी, ताकि लोवेस्ट दिखाया जाए और आपको मिले कम, क्योंकि नॉन प्लान बजटेड। नॉन प्लान का मतलब होता है रेलवे को बजट देंगे तो 10 गुना 12 गुना कमा के देगा, और डिफेंस पर मानना है कि जो बजट डिफेंस पर जाता है उससे कुछ अर्निंग नहीं होती है, अंदर की बात है। तो सैन्य अधिकार की लड़ाई, निर्णायक लड़ाई का जब अब मोड़, जब अंतिम वक्त, अब निर्णायक वक्त आया तो हो क्या रहा है, सभी सैनिकों को, सेवारतों को, उनके परिवारों। तो सैन्य अधिकार के निर्णायक लड़ाई चुनाव के मैदान की, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा भरोसा, कौन किसे चाहता है और किस आधार पर वो अपना उम्मीदवार चुनता, उसकी बात हो रही है। तो अब अभी के लिए जो निर्णायक मोड़ पर जो हो गया है उसकी बात करते हैं। सभी सैनिकों को, उनके परिवारों को, सभी को पता होना चाहिए। कई सैन्य लीडर जो बड़े बड़े नेशनल लीडर समझते थे या थे, हैं, जिनके पीछे लोग गए भी होंगे, अपना समय निकाल, और यहाँ 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आए हुए हैं हम, अपनी मांगे के लिए। आप सांपला से ही चल के आ रहे हैं इस उम्र में? पैदल चल के आ रहे हैं हम सांपला से। तो बदले में आपको क्या रिस्पॉन्स मिला यहाँ? हमारे को कुछ नहीं मिला सिवाय बेइज्जती के, और कुछ नहीं मिला हमें। समय दिया हुआ तो कुछ तो अंडरग्राउंड और साइलेंस और न्यूट्रल मोड में। दूसरा, कई लोग निर्णायक युद्ध की तैयारी, यानी चुनाव का मैदान, अंतिम विरोध, ठीक भी है, निर्दलीय या दल बनाकर चुनाव मैदान में हैं और जाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग स्थानीय दलों के साथ मिलकर अपनी नाराजगी जताने के लिए और अपने अधिकार के लिए स्थानीय मुद्दों और स्थानीय दलों के साथ मिलकर चुनाव में संघर्ष और टक्कर देना चाहते हैं। कोई ये सोच रहा कि निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन किया जाए या नोटा किया जाए, लेकिन बृहद स्तर पर देश पर एक ध्वज तले किसी ने भी एक साथ चुनाव या फिर एक साथ चुनाव का बहिष्कार जैसी बात, अंतिम निर्णायक लड़ाई, वो भी बटी हुई रहेगी जैसे आज तक आंदोलन बटा रहा। शायद इसलिए भी सुना नहीं गया। लोकतंत्र में सुना उसे जाता है जिसका संख्या बल, जिसका लोकतंत्र में स्थान होता है, चाहे उसकी मांग नाजायज ही क्यों न हो। सैनिकों की 100% मांग जायज होने के बाद भी इसलिए नहीं सुना गया। इसलिए पहले पूरे देश के चुनाव समीकरण की बात करते हैं। कुल मतदाता 96.8 यानी 96.8 करोड़ के लगभग, जिसमें पुरुष मतदाता है 49.7 49.7 करोड़ एंड महिला 47.1 करोड़ 47.1 करोड़, और जिसमें युवा मतदाता जो 18-19 नए यंगस्टर, आप ही के बच्चे, जिसमें सैनिकों के बच्चे भी शामिल होंगे, उनकी बहुएं शामिल होंगे, उनके भाई भतीजे शामिल होंगे, 1.85 1.85 करोड़। अब यदि सैनिक और उनके परिजन को मिला लिया जाए, कुल एक्समैनों की अगर हम बात करें 39 लाख विथ विडोज मिला करके, और सर्विंग सोल्डर 13,25,000 मिला देते हैं, एयरफोर्स के 1,39,576 लगभग मिलाते हो, नेवी के 67,200
67,252। तो टोटल मिलाकर लगभग 54 लाख सैनिक परिवार, यदि उसको आप 10 से गुणा करते हो तो 5 करोड़ से अधिक मतदाताओं का जो ये प्रभाव था, तो 5 करोड़ से अधिक को अगर आप 20 पंजे 100, 19वां भाग, 19 पंजे 95, तो इतना बड़ा लोकतंत्र में हिस्सेदारी सैनिकों की हो जाती, जिसमें से भी पैरामिलिट्री फोर्स को जोड़ा नहीं गया जो 10,90,000 करीब है, उसके ठीक दुगने तिगुने तो नहीं होंगे कि वे देरी में रिटायर होते हैं। रिटायर अगर हों तो उनको भी अगर जोड़ देते हैं तो आपका संख्या बल, आपका लोकतंत्र 8 करोड़ के ऊपर जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, जो पहले ही बता दिया, वीडियो लंबा हो जाता, अलग अलग भागों में बट की लड़ाई अभी भी एक कॉम्पैक्ट, एक यूनिक ना होकर लड़ तो रहे हैं, अधिकारों की मांग भी हो रही है, लेकिन बटा हुआ वोट बैंक बट गया है। इसलिए अगर उत्तराखंड जैसे, जहां का मैं खुद केएस परिहार रहने वाला हूं, 70% डिपेंडेंसी मानी जाती है, इसी प्रकार कॉम्पैक्ट हिमाचल में भी है। हिमाचल में सैन्य परसेंटेज 15% जनता के अकॉर्डिंग और उत्तराखंड का 14%, और दोनों बड़े कॉम्पैक्ट हैं। 5 सीटें उत्तराखंड में, 4 हिमाचल में। इस इलाके में भी इतना वोट बैंक जो बट गया है, कोई सरकार ये ना समझे कि सभी मेरे साथ हैं, ऐसा नहीं है, बटा जरूर है। जीत किसकी होती है उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन वोट बैंक फौजियों का बटा जरूर है। इस बिखराव में यदि यूके और हिमाचल प्रदेश से सशक्त सैन्य नेता, सैनिक उम्मीदवार, कोई पार्टी बन रही होती, समय से हो जाता, तो शायद वो जीत सकता था। लेकिन अंतिम दौर तक यही विश्वास करते रहे। उत्तराखंड वाला तो वैसे ही भुला होता है, भोला वाला, कि शायद हमारी बात मान ही ली जाएगी, पार्टी बनाने की तो सोची ही नहीं। अब अंतरिम दौर में क्या करना चाहते हैं, इसकी असमंजस भी है। तो इसलिए यदि गवर्नमेंट देना चाहती तो डीए 50% हो गया था। 50% होने पर जितने पॉलिसी मैटर हैं आपके ग्रेट, एमएसपी, एमएसपी संबंधी, वो सब निपटा लिए जाते, और तब ओआरओपी 3 के लिए एक बढ़िया बेस ईयर भी मिल जाता, और आपको अच्छी पेंशन का एक क्राइटेरिया भी मिल जाता, एक अच्छा फैक्टर भी मिल जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब बात करते हैं कि हर एक दल, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या फिर राष्ट्रीय दल, उन लोगों ने ये सब देखते हुए सैन्य प्रकोष्ठ बनाने शुरू कर दिए। उन सैन्य प्रकोष्ठों में भी लीडर कौन है, एक उदाहरण के लिए स्क्रीन पर आपको दिखेगा, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं, सबकी, प्रदेश, देश, एमओडी, पीएमओ, जहां पर भी सैनिकों के अधिकार की बात करने वाले लोग हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में है कौन, ऊपर अधिकारी, फिर हम लोग। तो फिर सुनी किसकी जाएगी, अपनी ही तो बात रखेंगे। उसी बात के लिए एक उदाहरण देखिएगा कि किस प्रकार सैन्य प्रकोष्ठ बनाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी याद रखिए, सैनिकों को इस्तेमाल ही किया जाता, वोट बैंक ही बनाया जाता, लीडर बनना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ऐसा बड़े बड़े दल मानते, ऐसा कॉन्सेप्ट ही है। यहीं की उत्तराखंड की बात करता हूं, 5 लोकसभा सीटों में जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं, उनका कोई भी सांसद सैनिक टिकट पर नहीं है, यानी सैनिकों को टिकट नहीं दिया गया है। आप सिर्फ यूज एंड थ्रो है, वोट बैंक के काम आते हैं। इसलिए चुनाव तो हमेशा होते रहेंगे, हर 5 साल बाद होंगे, उसके बाद आपके क्षेत्रीय चुनाव होंगे, पंच प्रधानों के चुनाव होंगे, क्षेत्र पंचायत शामिल उसमें, जिला पंचायत, तो हर 5 साल या उससे भी पहले चुनाव तो होते रहते हैं। लेकिन संगठन हमेशा रहना चाहिए था, इस प्रकार मजबूती होनी चाहिए थी कि जिसे प्रतिनिधि बनाए वो चुनाव जीते, जिसे वो अधिकारों की मांग करे, उनके अधिकारों के लिए लड़े, ऐसा सशक्त संगठन होना चाहिए। ऐसी मेरी राय है। आप लोगों की क्या राय है? हमने बीते वक्त से सीखा क्या? हम लोग कहते हैं कि ना ही बंगाल का बादशाह कमजोर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ना ही रानी लक्ष्मीबाई कमजोर थी, ना शिवाजी कमजोर थे, ना महाराणा प्रताप कमजोर थे, और ना ही पृथ्वीराज चौहान कमजोर थे। तो कमजोर किया किसने? क्या हमने उस चीज पर दोबारा से ABCD से काम करने की जरूरत है? आखिर हम लोगों ने इन चीजों से सीखा क्या है? और आप ही के साथ के, आप ही के भाईबंद जो आपके साथ दिल्ली तक कई बार आए, हमारी मांगे पूरी करो, MSP दो, ORP दो, वो आज नाम सहित खुद देख सकते हो आप किन दलों के साथ हैं,
वो भेदे के तौर पर आपके साथ आए थे कि कितने लोग पार्टियों के साथ हैं, कितने विरोध में हैं, और अपने आकाओं को खबर देते रहते थे। ये प्रूव्ड हो चुका है, और यही बात राजा महाराजों के समय से आज तक आपके हार की कहानी को बयां कर रहे हैं कि 97% होते हुए हम लोगों ने अपना कोई फायदा नहीं उठा सका। असली रंग अब सामने आने लग गए हैं। तो जैसा कहते हैं कि काक कृष्णो पिको कृष्णो को भेद पिक काक कयो, बसंत काले जायंते काका को पिको पिको। अब चुनाव मौसम का बसंत, रंगीन बसंत जो आ रहा है, उसमें कौवे और कोयल की आपको पहचान हो रही होगी और हो जाएगी। और इसी प्रकार यही बात सभी दलों को पता थी, इसलिए पक्ष विपक्ष और मीडिया किसी ने आपका साथ नहीं दिया। अभी भी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो इस संबंध में जिसे भी आप वोट दें, नोटा करें या क्षेत्रीय दल का साथ दें या ना दें, क्या आप लोग सोचते हैं, वो सारी जानकारियों के बाद अपनी राय रखें, अपना वोट बैंक का इस्तेमाल करें या ना करें, और कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें विजय पथ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।